नमस्कार, मैं स्मरण भूमि से रोहित शर्मा। आज हम मोहम्मद अफ़ज़ल के साथ मौजूद हैं और ये जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में और कई मामलों में इनकी अच्छी जानकारी है। तो इसी संदर्भ में हम इनसे एक बार फिर इनके साथ मौजूद हैं ताकि अपने दर्शकों को बेहतर जानकारी प्रस्तुत कर सकें मौजूदा विश्व परिस्थिति और देश के मामले में। तो हम बिना वक़्त गँवाए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं विभिन्न मामलों पर उनकी क्या राय है। अपने दर्शकों की तरफ से और स्वरभूमि की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। सबों को नमस्कार, आदाब और सलाम। जी। ये जो मेरे कुछ पिछली बार बात हमारी हुई थी आपसे और तब से परिस्थिति बहुत सारा आगे बढ़ा हुई है, जिसमें कि हमास और फ़िलिस्तीन के सवाल को मैंने उठाया था। लेकिन आज हम सवाल करेंगे कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में जो कई साल से मतलब पिछले 2 साल से यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ तब से लेकर के आज तक लगातार परमाणु बम का और तृतीय विश्व युद्ध की अफ़वाह फैलाई जा रही है। ये अफ़वाह है या सच है? कितना सच है? नहीं, बहुत हद तक मुमकिन है कि जितने भी पावर्स या जो खाड़ी देश हैं या और दूसरे अगल-बगल के देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, वो एक डर दिखा रहे हैं। क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर की वजह कर ही जो पहले के 5 देश थे, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, फ्रांस और जर्मनी, इन्होंने इसका खौफ दिखा-दिखा करके वर्ल्ड पर और ख़ास के एशियन कंट्रीज़ में भी खाड़ी मुल्कों पर बड़ा रौब जमा करके लेके और खूब धन लूटे हैं इनके जो है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसको एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं बुरी तरीके से जो है वो एक्सप्लॉयट किया है जो है। अब इनमें भी अब खाड़ी के देशों में या एशियन कंट्री में बहुत सारे देश सक्षम हो गए हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। तो डर को डर से ही काटना चाह रहे हैं। लेकिन भरसक माने मेरा ये पूरा यकीन है कि कोई पागल ही इंसान जो है न्यूक्लियर ब्लास्टिंग करेगा जो है, बहुत पागल वर्स्ट कंडीशन में जो है। लेकिन डर तो क्रिएट करना पड़ेगा, वो ये कर रहे हैं वो जो है। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, तो उसके 17 में मतलब उसकी मिडिल में ही रशिया ने समाजवाद का क्रांति कर लिया वहाँ पर और सोवियत सत्ता स्थापित कर लिया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें चाइना, वियतनाम सहित आधी दुनिया जो है समाजवादी कंट्री में बदल गया और वो पूंजीवाद को चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो ये बड़ी मुश्किल से अमेरिकी समाजवाद, नाटो वगैरह मिल कर के जो है सोवियत संघ को ख़त्म किया, पूंजीवाद को फिर से बहाल किया चाइना में भी। तो अब क्या ये नहीं लगता है कि तृतीय विश्व युद्ध होता अगर है तो पूरी दुनिया में समाजवाद आ जाएगा? इस डर से तृतीय विश्व युद्ध करने की चाहत ना तो रशिया में है, ना ही आपको अमेरिका में है, ना दुनिया किसी अन्य देशों में है। देखिए, भरसक जितने भी पावर्स हैं वो तृतीय विश्व युद्ध को अवॉइड ही करेंगे वो जो है। इसलिए कि जहाँ औरों का नुकसान होगा उसमें उन देशों का भी नुकसान होगा जो अपने आप को बहुत ही प्रगतिशील और डेवलप्ड मानते हैं। नुकसान तो उनका भी होगा। और ह्यूमन लॉसेस में ख़ास करके इनके यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू है यूरोपियन कंट्री में ह्यूमन लॉसेस। मनुष्य की जो है माने मौत और जो इसमें करके। ये एशियन कंट्री पे ही जो भी कुछ करना होगा ये करेंगे जो है। लेकिन ये 2 वजह से जो अभी रशिया और चाइना इनमें जो गुट बन गई है और यूक्रेन एक माध्यम था कि ये चांसेस था कि यहाँ पे हो जाए और इस बीच में ये हमास ने और फ़लस्तीन और इसराइल में जो चीज़ हुई है, तो अब वो न्यूट्रलाइज़ हो गया। मैं फिर बोलूँगा लेकिन बैलेंस हो रहा है, न्यूट्रलाइज़ हो रहा है जो है। हमको नहीं लगता है, मेरा विश्वास है कि ये तृतीय विश्व युद्ध जो है, अभी फ़ौरी तौर पे कुछ से होने वाला है। हाँ, इसका एक भय बनाए हुए हैं लोग। तो भय बनाने में सभी जो है अपने-अपने जो कैपेसिटी है डिफेंस की और इकोनॉमिकल जो कैपेसिटी है वो दिखा रहे हैं जो है। जी। ये भय दिखा रहे हैं लेकिन ये इसका कोई वजूद नहीं होने वाला है। तृतीय विश्व युद्ध या परमाणु बम का कोई मतलब नहीं होने वाला है। ये जब इसी संदर्भ में बात करना है मुझे तो मैं बता दूँ आपको कि इज़राइल की तरफ से या किसी ने कहा था कि फ़िलिस्तीन जो है वहाँ से भाग जाए और इज़राइल पूरी फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करेगा। तो किसी ने पूछा कि भाई तब भाग करके 20 लाख आबादी कहाँ जाएगी? तो जवाब दिया कि ये कहीं जाए, रेगिस्तान में मरे, आयरलैंड में जाए, ग्रीनलैंड में जाए, जहाँ जाना जाए मरे। हमको क्या मतलब उससे है? इसको किस रूप में देखते हैं आप? नहीं, ये तो टोटली इसराइल का जो स्टेप है टोटली गलत है और अच्छा, संभावना कितनी लग रही है इस बात की? नहीं, इन लोग नहीं, को भगा दिया जाए?
नहीं, ये कोशिश कर रहा है, इसराइल कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जाएंगे नहीं, इसलिए कि नो वन कंट्रीज एग्री टू अडॉप्ट देम। ये मान के चलिए आप, यूरोपियन कंट्री तो बिल्कुल नहीं करेगा, बाकी बचा खाड़ी देश या और अदर जो है दूसरे बेल्ट हैं, चाइना, रशिया। तो मेजर पार्ट जो सिंपैथेटिकली या किसी वजह से कंसिडरेशन अगर हो सकता है तो खाड़ी देश यानी अरब देश करेंगे, वो बिल्कुल नहीं करेंगे जो है। वो इनको क्यों 20 लाख की लायबिलिटीज क्यों अपने ऊपर लें, और हमेशा रिस्क रहेगा, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी इनकी वजह कर, क्योंकि इनका माइंड तो बिल्कुल बना हुआ है मिलिटेंसी और रेडिकल जो है। तो जब ये माइंड रहेगा तो वहाँ के लिए भी खतरा होगा जो मुल्क उनको रखेगा। प्लस क्या है कि हो सकता है इसराइल तो हमेशा बदकिरदार और बदनीयत कौम है जो है, वो उसी बहाने उस मुल्क पर भी जाकर के हमला कर सकता है जो है, एक बहाना बना के, कोई भी स्टोरी बना करके। अभी तक तो ये स्टोरी के बल पे ही लड़ते चले आ रहे हैं, जो सब चीज़ धीरे धीरे खुलती चली जा रही है। अब तो मैंने प्रोपेगेंडा बोलते हैं इसको। हाँ, टोटल प्रोपेगेंडा जो कह लीजिए, फॉल्स प्रोपेगेंडा बना करके वही करते चले आ रहे हैं, सब बात खुलती चली आ रही है जो है। अब इनका कोई वजूद या कोई स्टेटस जो कह लीजिए वर्ल्ड वाइज जो फेस वैल्यू है वो नहीं रहा जो है। बस सिर्फ जब तक कि अमेरिका और इंग्लैंड और 2-4 कंट्री जब तक इनके साथ है, तब तक इनका ये वजूद है बस। ये भारत के संदर्भ में बात करना चाहेंगे हम। भारत का जो विदेश नीति है, ये सबसे झगड़ा लेने में, झंझट लेने में क्यों आ रहा हुआ है? मसलन ये आपको अल कतर के साथ इतना सुंदर संबंध था इसका, कतर के साथ। वहाँ पर इसके 5-8 सेना अधिकारियों को लटका रहा फांसी पर। ये क्या माजरा है इसमें? जबकि उससे अच्छा संबंध है भारत का। नहीं, संबंध तो भारत का अभी भी अच्छा है कतर से जो है। ये तो वहाँ का इंटरनल सिक्योरिटी जो डिस्टर्ब हो गया, जैसा कि वो कहते हैं कतर जो है, कि ये 8 आदमियों ने उनके सिक्रेसी को, रियली जो टॉप सीक्रेट था, जो हमारी न्यूज़ में हमारे सोर्सेस से जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे रियली टॉप सीक्रेट था, नेशनल इंटरेस्ट की बात थी, और यही इसराइल उसको डैमेज करना था जिसको वो बचाने के लिए वो कर रहे थे वो जो है। लेकिन वो बात लीक हो गई, और बताते हैं वहाँ लोकल पेपर में आ गई जो ये बात। अब वो लोकल पेपर में जाए तो वहाँ के गवर्नमेंट अलर्ट हुई कि ये न्यूज़ कैसे आया जो है। तो ये जो सिक्योरिटी ग्राउंड पर जो एग्रीमेंट होने वाला था इटली से, सबमरीन जो भी है, जो वेपन आर्म्स स्थापना को बचाने के लिए जो पाइपलाइन जा रही है उनकी गैस की जो है, उसी की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे थे। तो ये जब पब्लिक की आई तो वो अलर्ट हुए। इसकी इन्फॉर्मेशन वेरी लिमिटेड पर्सन्स के था, जिसमें ये लोग भी शामिल थे, जहाँ तक रिपोर्ट मिली है जो है। अब ये कैसे लीक हुई, उन्होंने क्या किया, ये तो नो वन डज नो, क्योंकि वो पूरी रिपोर्ट तो सबके सामने आई नहीं है जो है। इसको सेटलमेंट किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक से अप्रोच करे इन द लीगल प्रोसेस वहाँ के कानून के हिसाब से, तो बहुत चांसेस है कि कम से कम तो डेथ पेनाल्टी तो नहीं होगी, नहीं होनी भी नहीं चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजमेंट में बदल सकता है जो है। अभी कुछ दिन पहले ही एक महिला है यहाँ की, उन्होंने कुछ बयान दिया था जिसके खिलाफ वो बीजेपी की महिला थी, जिसके खिलाफ अल कतर ने काफ़ी अपना हाँ, नुपुर शर्मा, उसने काफ़ी मतलब विरोध जाहिर किया, और मोदी जी उनको फ्रिंज एलिमेंट कह करके हटा दिए चीज़ों को। लेकिन ये संबंध को बिगाड़ने की प्रयास क्यों किया जा रहा है अरब मुल्क के साथ में भारत? अभी भी इजराइल के संदर्भ में बयान अलटपट दे दिया था उन्होंने। इसलिए कि देखिए जनाब, इंडिया अपने आप में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का जो है, और चूंकि चाइना सोशलिज्म पर बिलीव नहीं करता है, उसकी अपनी नीति है, वो अपना विधान है, लेकिन इंडिया तो सोशलिज्म में समूह से प्रेम, व्यवहार, शांति का विचार रख करके ये देश आज से नहीं सदियों से चली आ रही है, तो ये तो रिश्ता है जो है। प्लस वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट भी है, ये तो मानेंगे आप। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट में है, तो हर एक कंट्री कुछ उनके सिद्धांतों के विरोध में होते हुए भी वो इंडिया को चाहते हैं, भारत देश को चाहते हैं जो, और भारत देश को चाहते हैं, तो भारत भी उनके कैटेगरीज में या उनके स्टेटस में पूरा उतरता है, जो बिजनेस का जो कोरम है जो है उसमें पूरा उतरता है वो जो है। इसलिए भी जो और दूसरी कंट्री जो बेनिफिट लेना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि इनको ज़्यादा इंडिया को फ़ायदा हो, तो रिलेशन को ख़राब करने में ही फ़ायदा है जो है। दूसरी बात यह कि बहुत सारे प्रवासी जो हैं, भारतीय प्रवासी, खुद जैसे आपने कतर करने में, तो अरब देश में इंडिया के करीब करीब 80-85 लाख प्रवासी हैं जो है, और वो उनसे डायरेक्ट नेट जो कह लीजिए इनकम जो आता है, वो शायद इंडियन बजट का जो, तो मेरी एक बार नज़र पड़ी थी किसी आर्टिकल पे, तो नेट 40% ऑफ द इंडियन बजट को चीज़ यहाँ इंडिया में आती है, तो बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट है। तो ये बात किसी को विदेशी मुद्रा, तो वो किसी को जो दुश्मन देश है उनको अच्छा नहीं लगता है। नहीं, सवाल यहाँ पे ये भी है
कि भारत से तो बहुत सारे लोग यूरोप भी गए हैं, अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य देशों में, अरब में भी गए हैं। तो दोनों में एक फ़र्क ये आ रहा है कि जो कोई यूरोप गए हैं, अमेरिका या में गए हैं, वो वहीं पर मैक्सिमम वहीं पर बस जा रहे हैं। लेकिन जो अरब मुल्क जा रहे हैं, वहाँ बसते नहीं हैं। वहाँ से मुद्रा भेजते हैं बाहर इंडिया में, और फिर वापस लौट के आते भी हैं, जैसे कि आप लौट के वापस आ गए। तो इससे भारत को बेनिफिट मिलता है, विदेशी मुद्रा भंडार में हो या अन्य मामले में भी हो। फिर भी संबंध उनसे बिगाड़ रहे हैं अरब मुल्क से अगर भारत, तो इसमें कितना मतलब है, क्या लगता है? नहीं, ये तो आप खुद कहा ना कि लोग आ भी रहे हैं, विदेशी मुद्रा भी भेज रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ के जो विचार और व्यवहार हैं, बहुत मिलते-जुलते हैं। अब भाईचारगी वाली हैं, आए, अपना काम किया, पैसा भेजा, फिर छुट्टी भी ली, फिर आए, फिर गए, परिवार भी गया, घूमा भी, यानी बिल्कुल सोशल इंटीग्रेशंस जो कह लीजिए आप, वो उससे मिलता है और उनको कोई मतभेद नहीं है। अरब देशों में भी जो भारतीय प्रवासी हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, खाली वहाँ के कानून को आप ठीक से मेंटेन कीजिए, वो उसमें इंटरप्शन नहीं चाहते हैं वहाँ के। तो भारतीयवासी जो रहते हैं, वो मेंटेन करते हैं जो है, और वो भी जैसा कहते हैं, वो भारतीयवासी उसी स्टैंडर्ड का काम देते हैं वो जो है। तो इसमें कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो बिल्कुल भाईचारगी का, प्रेम का ये रिश्ता हर हालात में बरकरार रहता है जो है, तो क्यों वहाँ ब बसेंगे? और जो बसने वाले हैं, वो तो समझिए, भाई हम तो इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत अच्छा शब्द नहीं है। वो तो मान लें वहाँ भेज के तो आप अपने देश को छोड़ दिया आपने जो है। आप वो वही माइंड, वही मेंटालिटी अगर यहाँ उपयोग करें अपने देश में, तो हमारा देश भी उसी दिशा में बढ़ेगा जिस दिशा में यूरोपियन कंट्री जा रही है डेवलपिंग केस में जो है। तो हमारे देश को भी फ़ायदा होगा। अपना बाकी उनके नीयत में क्या है हम नहीं कह सकते हैं जो है, जो वहाँ बस गए, सेटल हो गए। नंबर 1, नंबर 2 कि अरब खाड़ी देश में चूँकि सेटलमेंट का कोई प्रोविज़न नहीं भी है। एक चीज़ वहाँ भी है जो है, कि वो जनरली अपने यहाँ किसी दूसरे कंट्री के लोगों को सिटीज़नशिप या अडॉप्शंस नहीं करते हैं जो है। ये एक रीज़न, एक बहुत बड़ा नहीं होने का ये भी है वहाँ पे। मेरा एक कहना है कि सिर्फ़ अरब के साथ ही नहीं, जब से भारत में बीजेपी की सरकार आई है, इसके बाद से आपको चीन और पाकिस्तान की बात छोड़ देते हैं। उ उनसे तो सदियों लंबी लड़ाई हुई हो रही है। ये पड़ोसी राज्य देश नेपाल है। नेपाल के साथ भी संबंध तनावपूर्ण हो गया आपका, जिसके साथ कि हमारी बेटी-रोटी का रिश्ता था। ये क्या है? नेपाल इसको समझ नहीं पा रहा है। नेपाल के जो वहाँ की जनता या जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, बहुत फारसाइटेड नहीं है, दूरंदेश नहीं है जो है। अगर वो दूरंदेश और फारसाइटेड होते, तो वो इंडिया के पॉलिटिक्स को समझते वो जो है। क्या है इंडिया की पॉलिटिक्स जो उनके लिए बेनिफिटेबल रहेगा, जो समझे वो? अगर आप में उससे इंडिया से इंटीग्रेट कीजिएगा, तो बिज़नेस, कॉमर्स, एजुकेशन, हर एक चीज़ में उनको फ़ायदा होगा। आखिर इंडिया में तो बहुत सारे विदेशी लोग आके तो पढ़ाई तो कर रहे हैं ना, हायर स्टडी कर रहे हैं, टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं, डिफेंस के बहुत सारी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो उससे तो इंडिया से तो बेनिफिट ही ले रहे हैं ना। वो उस चीज़ को समझा नहीं नेपाल ने जो है। नहीं, पहले तो समझते थे। पहले मोदी समझते मोदी सरकार के समय में क्यों नहीं समझ रहे हैं वो? तो मोदी सरकार में आप तो बिल्कुल सरकार के जो उच्च कोटि के जो लोग पदाधिकारी हैं या जो मंत्री महोदय हैं, वो ये समझें या नेपाल खुद को ये बात ज़ाहिर करे कि आपके साथ हमारे इस मुद्दे पर विरोध है, इस विषय पर विरोध है, तो हमारी सरकार उसका सेटलमेंट ज़रूर करेगी जो है। ऐसा तो नहीं है कि दुश्मनी लेगी जो किसी अपने पड़ोसी कंट्री से जो है। अभी आपको कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले, जब भी छोटी-छोटी बातें होती थी नेपाल के साथ में, तो भारत सरकार सीधा बॉर्डर सील कर देती थी, दाना-पानी सब वहाँ बंद कर देती थी। तो ये तरीका तो बार-बार भारत सरकार, ख़ासकर मोदी सरकार अपनाती रही है, इसे पिछले 9 साल में, जो कभी नहीं हुआ था पहले। तो इसका एक यह भी रीज़न है जो कि संबंध खराब होता रहा है आपसे? हाँ, ये थोड़ा बहुत है हो सकता है। कहे नहीं किसी का आप रोटी पानी बंद कीजिएगा तो रिएक्शंस तो होगा ही होगा जो है। जिस कारण को चीन की तरफ ओरिएंटेड हो गए हैं। हाँ, तो उसको उसने मौके की तलाश किया जो है। मौके की तलाश में था ऑलरेडी चाइना जो है। वो देखा कि जब इरिटेट हो गए, इनकी तरफ से इंडिया की तरफ से बदज़न हो गए और रिलेशन कुछ कमज़ोर पड़ा, तो उसने मौके का फ़ायदा उठाया जो है। अब वो उधर झुक गए जो है। नेपाल झुक गया जो है। लेकिन नेपाल को ऐसा करना नहीं चाहिए था। नेपाल को जितना बेनिफिट इंडिया से हो सकता है, उतना चाइना से नहीं होगा। चाइना तो सेल्फिश कंट्री है जो है। वो अपना चाहती है, अपना हर एक को ग्रिप में रखना जो है। अच्छा, संबंध इतना ही खराब नहीं हुआ है, बल्कि पिछले दिनों तो आपको नेपाल की सिक्योरिटी फोर्स ने भारत के 5 नागरिक को गोली मारकर हत्या भी कर दी, जो कि पूरे नेपाल भारत के इतिहास में ये संभवतः पहली घटना है जब नेपाल की आर्मी इतनी आक्रोशित होकर के फायरिंग किया है। तो ये सब, या उसके बाद एक और घटना हुई थी, जिसमें कि जो नेपाल में भूकंप आया था,
उसमें भी आरएसएस के लोग गए थे, बीजेपी के लोग राहत कार्य के लिए। तो राहत कार्य के बजाय वहाँ चोरी डकैती करना शुरू कर दिए। जो घायल है उनका सोने का जेवर छीनना शुरू कर दिए, रुपये लूटना शुरू कर दिए। इन सब चीज़ों को किस रूप में देखते हैं आप? क्यों कोई संबंध रखेगा आपसे? नहीं, नहीं, ये तो कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं दुश्मन में, वो एक आध 2 ऐसा केसेस हुआ होगा, और ना अब आरएसएस के लोग ऐसे नहीं है कि जा करके वहाँ चोरी करेंगे जो है, या इसमें करेंगे जो है। नहीं, उसमें रिपोर्ट कुछ लोग घुसपैठ हो गए होंगे, या कोई हो सकता है कोई दूसरी वाक़यात हुई होगी, उसको इस चोरी के इसमें बदल दिया होगा जो है। हम इस बात को नहीं मानने को तैयार हैं कि आरएसएस के लोग जा करके वहाँ चोरी करेंगे जो है, या उसके खर्चकर्ता चोरी करेंगे, या इस नियत से वहाँ गए, सहायता की नियत से। तो उसमें 1-2 लोगों ने क्रिएट कर करके उनको अनपॉपुलर और बदनाम करने के लिए कोशिश की होगी। नेपाल गवर्नमेंट बकायदा भगा दिया वहाँ से डपट करके उन लोगों को। हाँ, तो जब ऐसी छवि बन जाएगी तो कोई भी बता देगा, लेकिन वो रियलिटी में ऐसी बात होगी नहीं जो है, हुई नहीं होगी जो है। क्योंकि मैं बहुत बहुत नज़दीक से संघ को जानता हूँ, ऐसा नहीं है, किरदार का लोग खराब नहीं है जो है, विचार जो भी हो, किरदार का। अभी भूटान में जो भारत की बेस है, सेना का बेस एक है, उसके खिलाफ भूटान में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये जितने भी हैं ना एंटी इंडिया जो लोग हैं, जो बाहर में पड़ोस में बैठे हुए हैं, उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ज़्यादा लालच दे रहे हैं। देखिए, छोटा कंट्री तो अगर है, या छोटे जो भी हैं, उनकी बुद्धि भी छोटी है। क्योंकि वो अपने ही देश के उस छोटी-सी सीमा को वो देख रहे हैं जो है। बहुत आगे नहीं देख रहे हैं वो जो है। इसका दुश्मन फ़ायदा उठा रहा है। आप भूटान क्यों कह रहे हैं? मालदीव जैसी जगह पूरा इंडिया ने उसको, जब क्राइसिस आई थी और कोई कंट्री ने उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, तो इंडिया ने ही जाके बचाया है जो है। आज भी इंडियन फ़ोर्सेस वहाँ हैं। तो आज वहाँ का पहला इलेक्शन का कैंपेन का स्लोगन ही वही है कि इंडिया की फ़ौज को हम हटा देंगे जो है। ये चीज़ तो बहुत पहले से नहीं हो रहा था। ये मोदी सरकार आने के बाद ही इस तरह से घटनाएँ घट रही है। हाँ, तो वही है कि जो मोदी सरकार की जो राजनीति है, वो बहुत दूर की है जो है। उसको कोई समझ नहीं पा रहा है जो है। अब उनमें उनमें उन लोगों को उसमें क्या त्रुटियाँ मिली, ये भी नहीं बोल रहे हैं वो जो है। अगर ये बात बोलें तो उसका एक समाधान निकल सकता है जो है। तो कोई किसी ने तो बोला नहीं कि हम आपसे रिलेशन क्यों ख़राब कर रहे हैं जो है। भाई, नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे मालदीव्स हो, माने ज़माने से एक एक अच्छे माने संबंध बने चले आ रहे हैं, और एक-दूसरे के यहाँ आना-जाना, रेकनटी में आ-जाना, काम-धाम जो एक गुड टर्म्स में होना चाहिए वो तो था। लेकिन ये बीच में ऐसा हो रहा है तो कौन ऐसा मिसलीड कर रहा है? और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ये उनको भी एक्सप्रेस करना चाहिए। उस कंट्रीज़ को भी एक्सप्रेस करना चाहिए, डिस्क्लोज़ करना चाहिए कि हम आपके इस व्यवहार से ठीक नहीं है, आपके इस नीति से हम ठीक नहीं है, आपके इसी से हमारे देश को नुकसान हो रहा है। चलिए उसका हम समाधान निकालेंगे जो है, ऐसा तो कुछ है नहीं जो है। मोहम्मद अफ़ज़ल इंजीनियर से मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये बीजेपी के लीडर हैं, और काफ़ी पुराने लीडर रहे हैं। इसीलिए मैं इनसे इस बीजेपी के मामले से भी जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ रहा हूँ। एक और है जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को मोदी सरकार खराब कर रही है, वो है आपको इटली के बारे में बात करना। इटली की बहू सोनिया गांधी आपके देश में आई, और उनको बाकायदा शुरुआत से ही वो उनको बेइज्जत करती रही है बीजेपी गवर्नमेंट। और चूँकि इटली मायके रहा उनका है, तो इटली के साथ भी संबंध खराब होता रहा है। फिर कई-कई और समस्याएँ हैं। बीजेपी क्यों करती है ऐसा? नहीं, नहीं, सब राजनीति है, जस्ट चूँकि एंटी कांग्रेस है, कांग्रेस को डिफीट देने के लिए, या कांग्रेस की पोजीशन को वीक करने के लिए, कि और अपनी पार्टी बूस्ट हो, उसके लिए ऐसा करती है। ऐसा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। पर्सनल दुश्मनी रहती तो वो थोड़ी अब तक ले रह पाती, विदेशी तो हैं ही वो जो है। कल को बोलती कि आप सैक हो जाता जाइए आप, आपके हस्बैंड भी अब नहीं रहे। नहीं, इससे तो संबंध इटली से खराब होता है ना आपका, कि उनकी एक बेटी को आप परेशान कर रहे हैं यहाँ। नहीं, एक व्यक्ति के लिए देश के लिए नहीं खराब हो सकती है, और इटली को भी इस चीज़ को समझ रहा है वो, कि ये एक अंदर की राजनीति है जो है। ये तो आए दिन सबों के साथ होता है, उसमें सोनिया गांधी ही क्यों, और भी बड़े लोग हैं भारत के जो है, जो राजनीतिज्ञ हैं, या भारत के और भी दूसरे जो लोग हैं, जो कभी किसी ज़माने में बहुत ही अच्छी पोजीशन है, बहुत मशहूर शख्सियत रही है, और वो उन्होंने उस पॉलिसी के तहत मुल्क को नुकसान अगर हुआ है, तो उनके खिलाफ भी बहुत सारी बातें आती हैं। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि बीजेपी लगातार हमलावर रही है कांग्रेस पर। मोतीलाल नेहरू से लेकर जवाहरलाल नेहरू, आपको राजीव गांधी, ये और राहुल गांधी तक भी, कि ये लोग मुसलमान है, ये हिंदू नहीं है, मुसलमान है, और आप भी मुसलमान हैं। तो एक ये कैसा संबंध है कि मुसलमान पर हमलावर होने के बावजूद भी आप मतलब आप भाजपा में जुड़े हुए हैं?
नहीं, नहीं, भाजपा में मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है जो ये समझता है जो है। भाई हमारे देशवासी में 80% माने जो संख्या है हिंदुओं की है। एक ज़माने मुद्दत से माले मुस्लिम राज या मुस्लिम मेंटालिटी की सत्ता रही है जो है। तो ये बात थी कि हमको भी एक सत्ता मिले, उसमें मैंने बाबरी मस्जिद हम बाबरी मस्जिद के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है इन फ़ेवर में जो है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया, उसका जजमेंट हमारे विचारों से मिलता-जुलता है। हमारे पास वो आर्टिकल है, द हिंदू मैगज़ीन में निकला था वो चीज़ जो है। तो मैं तो कहूँ कि बल्कि कहना अच्छा नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय केस में जो केस में तो इसलिए इस नाते में चीज़ें हैं, देशवासी हैं, उनको भी सत्ता का एक मौका मिलना चाहिए। जो हमारे हम खुश हैं कि हमारे उनके सत्ता में आने में हमारी कोशिशें, हमारी कंट्रीब्यूशन रहा, मैंने हाथ बटाया, हमने जो जो बातें जो प्रिडिक्शन और पेशन गोइयाँ कर रखी थी वो सब दुरुस्त हुई, हम तो खुश हैं इस बात से जो है। अब बाकी सरकार कैसे चलती है उसमें हमारा कोई एक व्यक्ति होने के नाते तो मेरा कोई योगदान नहीं हो सकता है सिवाय एक वोट के जो है। तो बाकी बात राजनीति और पॉलिसी जो होगी तो ऐसे पोजीशन पर आदमी जब आएगा तो देखा जाएगा जो है। किसी भी समाज को आगे बढ़ने का रास्ता शिक्षा से निकलता है, स्कूल के आंगन से निकलता है। और 14 से आज तक में आपको जनसंख्या ही बढ़ी है देश की, कम बढ़े अधिक बढ़े जो भी बढ़े, बढ़ी है। तो 55,000 स्कूल को बंद करके गुजरात में मोदी सरकार क्या संदेश देना चाह रही है कि शिक्षा की जरूरत नहीं है देश में? नहीं, इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन वो तो पूरा स्कूल की जो नीति है या उनका जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको जब तक कि पूरी बात देखा ना जाए तब तक तो कोई सॉलिड जवाब देना तो उचित नहीं होगा। ये जेएनयू में टैंक लगाने की बात चल रही थी कि जेएनयू में कोई टैंक लगाओ, वहाँ से स्टूडेंट सबको भगाओ, सब लोग जो है आतंकवादी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसको किस रूप में देखते हैं आप? इस यूनिवर्सिटी में टैंक? नहीं, नहीं, सब टोटल अफ़वाह है। और यूनिवर्सिटी और टैंक ये 2 बिल्कुल विपरीत बातें हैं जो है। ऐसा कोई नहीं वहाँ कोई ऐसी बात है और नहीं कुछ। हाँ, कुछ लोग बिल्कुल लिबरल हैं, बहुत आज़ाद ख़्याल हैं, जो हर बात को बहुत ऊँचे तक सोचते हैं। हायर एजुकेशन में तो बहुत हाइट तक तो सोचता ही आदमी व्यक्ति जो है। वो हाइट्स को हमें भी समझना होगा जो सत्ता में जो लोग हैं, कि ये कहाँ तक दुरुस्त है जो है। तो उसका आप मापदंड कीजिए, उसका वैल्यूज़ निकालिए और फिर उसके बाद कीजिए। टैंक लगाने का तो कोई ये नहीं, तो फिर वो तो हो जाएगा आपके जो है वो इज़राइल का नमूना हो जाएगा हर जगह। वो अल-शफ़ा हॉस्पिटल को जैसे मिला दिया तो आप वहाँ जाके टैंक बिड़ा दें तो यहाँ बिड़ा दें। तो मैं इसके बहुत फ़ेवर में तो नहीं हूँ और ना ही कभी ऐसा होने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी में टैंक लग जाएगा जो है। इसी देश में तो आपको नालंदा यूनिवर्सिटी जलाया गया, तक्षशिला को जलाया गया, विक्रमशिला को जलाया गया। तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये तो हो ही सकता है। नहीं, नहीं, तो वो सरकार बिल्कुल ही अलग थी जो है। वो जो माने तक्षशिला या भागलपुर या जो आपने नालंदा कहा है, तो जो बाहर के इन्वेडर्स थे जो है, वो तो बिल्कुल यहाँ के में वातावरण और यहाँ के जो कल्चर के तो बिल्कुल विरुद्ध थे। सभी बाहर के मुस्लिम रूलर थे जो है, अमूमन जो जिनकी बात आप कह रहे हैं, तो यकीनी बात है कि इंटायर कल्चरली रिवर्स रहा है कंडीशन जो है या अप्रोच जो कह लीजिए, तो उन्होंने जलाया। यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो सब बोनाफाइड इंडियंस हैं। यहाँ कैसे क्यों ऐसा होने में लगेगा? होना भी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी बात है, कुछ भिन्नता है तो उसको बैठ करके जो है उस चीज़ को जो है समाधान निकाला जाएगा जो है, ऐसा तो कुछ नहीं है। भारत में किताबों की पूजा होती है, चाहे वो किताब संविधान की ही क्यों ना हो, उसे जलाते हैं आरएसएस के, बीजेपी के लोग। ये क्या दिखाता है? सब शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स है जो है, इससे कोई ऐसा नहीं है। किताब तो विद्या है भाई, और अब आपने उन्हीं लोगों में जो लोग हैं उनमें दवात पूजा और कलम पूजा है, वो क्या है? तो किताब ही की तो रूप है ना वो। तो सभी तो उसमें शामिल नहीं है, कुछ लोग होंगे जो इंडिकेट करते हुए एक इरिटेशन, एक इख्तलाफ जाहिर करना। बहुत सारे लोगों ने कुरान को भी जलाया, तो मुस्लिम तो जो कई जगह इरिटेट हुए, लेकिन जो समझदार आदमी है तो वो तो समझदार मुस्लिम है, वो तो नहीं हुआ। ये तो ये शो करता है कि आप डिग्री ऑफ थॉट्स जो है आपकी वहां तक आके सीमित हो गई। उसमें जो और बाकी विचार उसके जो थॉट्स हैं वो वहां तक आप नहीं पहुंच पाए, तो आप मेंटली डिस्टॉर्टेड हो गए जो है। यही बात कुरान के साथ भी है। मैंने ये बात कहीं लिखी जब कुरान जलाया गया था फ्रांस और स्पेन में जो है, मतलब उस आदमी को भेजो ये जो पॉइंट दे रहा है। भाई जो नेचर है, जो अलमाइटी है, उसने तो इतनी बड़ी तख्लीक की है कि आदमी के बस की बात वहां तक पहुंचना नहीं है। तो जो पहुंचा है वो बहुत सुपर है। तो इन किताबें में और भी सुपर थॉट्स हैं। आपकी सोच छोटी हो गई है जो, मेरा तो नहीं कहना चाहिए। ये एक सवाल है जो महत्वपूर्ण चल रहा है आज के समय में। पूरे भारत में
जितने भी खनिज हैं, लवण हैं या अयस्क हैं, वो सभी पहाड़ों के बीच में मिल रहे हैं। अब पहाड़ों में आदिवासी रह रहे हैं, चाहे वो मणिपुर हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो या झारखंड ही हो। इन तमाम जगहों से आदिवासियों को खदेड़-खदेड़ कर भगाया जा रहा है। इसके विभिन्न मापदंड आ रहे हैं, तरीके आ रहे हैं, जैसे कि मणिपुर में नंगे करके दौड़ाया गया महिलाओं को। छत्तीसगढ़ में सीधा हत्या कर दी जा रही है लोगों का जो विरोध कर रहे हैं। झारखंड में भी रेप और हत्याएँ हो रही है। तो इस तरह से भारत की जो अखिल संपदा है, जो हमारे भविष्य के हमारे जो संतति आएँगे, उनके लिए, तो उनको हटा करके हम इसको विदेशों के हाथों बेच रहे हैं या पूंजीपतियों के हाथों बेच रहे हैं मुनाफ़ा कमाने के लिए, ये कितना लगता है ठीक-ठाक आपको? नहीं, अभी तक कोई फाइनल तो कुछ उस पर हुआ नहीं है। ठीक है, कुछ लोग हटाए भगाए जा रहे हैं, लेकिन उनका सेटल में भी तो गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है करने की। लेकिन सेटलमेंट कर नहीं रही है गवर्नमेंट ना। करेगी, अब उस पर आवाज़ उठानी होगी। भाई ये तो बगैर आवाज़ उठाए तो यहाँ कोई काम होता नहीं है। नॉर्मल वे में आप देखिए, जब तक के प्रोसेशन और रैलीज़ या कुछ इस टाइप के आप नहीं उठाइएगा, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे विधानसभा में हो, जब तक उसकी आवाज़ नहीं उठाइएगा तो सरकार के नोटिस में तो बात आएगी नहीं। वो तो नहीं, करना लेकिन पड़ेगा। लेकिन सरकार आवाज़ कहाँ उठाए? सड़क पे उठाते हैं तो लाठियाँ मारती है, संसद में उठाते हैं, सदस्यता रद्द कर देती है, तो कहाँ से आवाज़ उठाएगा? हाँ, थोड़ा-सा इसको मॉडिफ़ाई करना होगा, लेकिन आवाज़ तो उठानी होगी। ऐसा तो नहीं है कि सड़क पर मान लीजिए जो भी आवाज़ उठाई जाए, सड़क पर लाठी नहीं चली, कब नहीं चली है। ये तो पहले भी चली है। इंदिरा गांधी के टाइम की मुझे बात याद है, उस वक़्त में बहुत सारे प्रोसेशन से निकले थे। जयप्रकाश नारायण के इसको तो लाठी से चूर-चूर कर के उनके पीठ पर जो है बिल्कुल समझिए कि उसी में उनको बीमारी जो है तो उसकी उसी में उनकी समझिए कि ज़िंदगी हो गई। लोहिया ने कहा था सड़क सूनी हो जाए संसद आवारा हो जाती है। बस वही ये बात है किसी हद तक। पावर का ज़ूम ऐसा है कि उसमें वो इसीलिए ना जो अपोज़िशन जो है वो रखा जाता है कि मज़बूत अपोज़िशन कहता है। जो कह लीजिए कि अभी यहाँ की जनता की भी मूर्खता कह लीजिए, बदकिस्मती कह लीजिए कि हमारे पार्लियामेंट में या विरोधी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है जो इस बात को उठा सकें, जो है अपोज़ कर सकें। पिछले दिनों 3 कृषि बिल लाई थी मोदी सरकार ने, बिना संसद में बहस किए, जिसके खिलाफ लाखों, दसियों लाख किसानों ने सड़कों पर धरना दिया और 700 से अधिक किसान ने अपनी जानें गँवाई और अंततः बिना किसी बहस के मतलब उसको वापस भी ले लिया। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? विफलता देखते हैं या फिर मूर्खता देखते हैं मोदी सरकार की? नहीं, उनको चूँकि डायरेक्ट माने एग्रीकल्चर तो डायरेक्ट माने मोदी जी के अंडर में तो नहीं है, ठीक है, उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो मिस्टर तोमर हैं, उनके इसमें रहा है। और जहाँ तक हमको याद है, हमें ये है कि तोमर जी शायद राजस्थान के रहने वाले हैं। आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, लेकिन यहाँ तक तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का उतना तो वहाँ प्रोग्रेस नहीं है राजस्थान में। मैं रहा हुआ हूँ राजस्थान में 10-12 साल जो है। और इन्होंने भी ठीक से उसको समझा नहीं, जो ब्लाइंड वे में अप्लाई कर दिया जो है। तो उन किसानों को भी मैं दाद दूँगा कि वो इस बात पर बिल्कुल अड़े रहे। आपने पहले बोला था कि जो है किसी काम के लिए लेने के लिए प्रोसेशन या मार्च करना पड़ता है तो लाठी डंडे पड़ते हैं। आपने उसके कुछ देर पहले सवाल किया तो उनको भी पड़ा जो है, और उनके साथ तो 700 आदमी को जान गँवाना पड़ा जो है। लेकिन अपने अधिकार को लेने के लिए जो प्रेषण हुआ तो आखिर तो सरकार को लेना पड़ा ना उसमें जो है। आप दोनों की बात के बल्कि कह लीजिए हम तो दोनों की जीत बता रहे हैं। किसानों की भी जीत कि उन्होंने ये बात हुआ, और हम सरकार को भी मतलब बधाई देंगे कि उन्होंने इस सेंटिमेंट्स को समझा तो स्वीकार किया। इस सेंटीमेंट को समझा तो स्वीकार किया, लेकिन यही चीज़ आपको शाहीन बाग में हुआ एनआरसी और सीएए के खिलाफ में, उसमें स्वीकार क्यों नहीं किया? शाहीन बाग का तो प्रोटेस्ट में तो बीच में तो आ गया कोरोना। तो शाहीन इसको तो खा गई कोरोना। वो तो कंटिन्यू था ना, जब बीच में कोरोना आ गया तो लॉकडाउन हो गया तो सबको हटाना पड़ा, तो बीच में ब्रेक हो गया। वो भी आ जाता। नहीं, कोरोना कोरोना तो किसान मूवमेंट के समय भी रहा है। हैं? कोरोना तो किसान आंदोलन के वक़्त भी रहा है। बहुत कम लगा है। नहीं, पूरा रहा था रहा, और ठीक है। लेकिन उसको जो है मतलब माना किसी ने नहीं और उसको किया। हाँ, ठीक है, तो वो किसानों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया उसको। आप उसमें वहाँ तो किसी का डेथ आप कोरोना से नहीं ना सुना। कोई ऐसी घटना तो नहीं है जिसमें है कि कोरोना बढ़ गया और लोगों में ये हुई। ये बात सही कह रहे हैं कि कोरोना के पीरियड में थोड़ा-सा उसका आया था जो है, पीरियड आया था, लेकिन वो तो हुआ नहीं। शाहीन बाग वाले में तो ज़रा-सा कोरोना शुरू हुआ, अब फ़ोर्स ने हटा दिया। वो लोग सीधे कमज़ोर थे तो वहाँ से हट गए। तो जस्ट लाइक वो तो ब्रेकडाउन रहा कुछ देर के लिए। वो ना वो हार की बात है, ना जीत की बात है। वक़्त आएगा तो हो सकता है कि फिर वो शुरू हो जाए। शुरू हो जाए फिर से। अभी आपने नरेंद्र सिंह तोमर का ज़िक्र किया जो कि किसान मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं। उनके बेटे पर आरोप लग रहा है कि इन्होंने जो है गांजा खेती करने के लिए कनाडा के किसी व्यक्ति से साठ-गांठ कर के दसियों हज़ार करोड़ का
अवैध कारोबार शुरू किया था। कुछ 500 बता रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इसको की कंडक्ट किया, उनकी वीडियो आई है। उन्होंने कहा है कि 10,000 करोड़ से की बातें हैं, और किन्हीं को अगर जाँच करना हो तो मेरा ये नंबर है, उस पे आप बात कर सकते हैं। फिर भी जाँच नहीं हो रही है और सीधा फेक बता कर के जो इसको मामला शट डाउन करने की कोशिश की जा रही है। इसको किस रूप में देखते हैं आप? नहीं, ये सब हुआ होगा पिछले के, मैं टोटली ये नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन ये भी नहीं कहूँगा कि ऐसा ही हुआ। इसके पीछे जो जिनको रुचि है इस सच्चाई को सामने लाने की, जो उनको बहुत अच्छे से डीप में जाकर के उस चीज़ को लाना होगा। अब बिल्कुल सामने फ्रंट में लाएँ। जो भारतीय संविधान में जो तरीका है उस हिसाब से काम करें, उनको कामयाबी मिलेगी जो है। दूध का दूध, पानी का पानी, सब अलग हो जाएगा जो है। नहीं, मेरा कहना है कि छोटी-छोटी सी बातों को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेलें बंद करती है, ईडी-फीडी और सब जो है। बट इतनी बड़ी घटनाओं और सबूत मिलने के बाद भी कोई जाँच नहीं हो रही है, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के खिलाफ या उनके खिलाफ। किस रूप में देखते हैं इसको आप? हमने बताया ना कि पहले ऑपोजिशन आपके यहाँ है ही नहीं। अगर ऑपोजिशन होगी तब तो होगा ना। तब ना आपका विरोध या आपके स्टेप्स को जो आप चल रहे हैं या जो आप विधि विधान बना रहे हैं वो जनता के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, करप्शन के फेवर में है, तो स्ट्रॉन्ग कोई पावर होगी वही ना अपोज करेगी। तो वहां तो कोई है नहीं विरोध में जो है। तो नेचुरली उसका हर कोई फायदा उठाना चाहेगा, खास के जो इस मेंटेलिटी के लोग हैं जो समाज को या देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या स्वार्थी हैं, वो फायदा उठाना चाहेंगे। हर कोई मोहम्मद अफजल इंजीनियर तो नहीं हो जाएगा कि 20-40 साल से जो है जनसंघ में से लेकर के अभी तक से काम कर रहा है, तो वो कोई दावा करे या कभी कोई फायदा उठाया हो या किसी कोई लाभ लिया हो जो है, और न ही कभी कोई शिकायत की जो है। ठीक है, हमें तो इस बात की खुशी है कि हमने साथ दिया 130-35 करोड़ लोगों का जो है सत्ता बनाने में, सत्ता लाने में। आई एम स्टिल हैप्पी एंड प्राउड। आपका मतलब है कि भारत विपक्ष मजबूत नहीं है, लेकिन जो भी विपक्ष बनने की कोशिश करता है या विपक्ष में काम करते हैं, उन पर सीधे रेड, सीबीआई, ईडी दौड़ पड़ती है, तो कैसे टिकेगा? फिर वही बता रहा हूँ, लोकतांत्रिक प्रणाली में आइए, आप आइए, केस फाइल कीजिए। जो जो तरीका है जो भारतीय संविधान में, आपके ऊपर कोई सी बात हो रही तो आप तो कानून के प्रोसेस में जाइए आप। उसमें तो कोई मना नहीं कर रहा है भारत सरकार, तो आप खुद ही नहीं करते हैं। आप क्यों करेंगे जो? आप भी तो कभी ना कभी, आपके भी कहीं ना कहीं इसका मतलब हाथ काले हैं जो। आपके कहीं ना कहीं हाथ काले हैं, हम ना बोल रहे। आज बोलिए, हमको बोलिए कहाँ पर क्या कदम उठाना, अगर ये साबित हो जाएगा तो मैं तैयार हूँ। हाँ, हमको इतनी ताकत चाहिए, लेकिन मेरे इंटेंशन में, मेरे एटीट्यूड में कोई मिस्टेक नहीं होगी जो। मतलब आप चाह रहे हैं कि विपक्ष के भी हाथ काले हैं और ये भी यही वजह है कि दब जा रहे हैं। यस यस, नो डाउट। जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी 14 में, तो भारत की पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। आज बढ़कर 156 लाख करोड़ हो गया है। इसे किस रूप में देखते हैं आप? रुपए कहाँ गए? देखिए, हम फाइनेंशियल तो पूरी स्ट्रेटजी हमको पता नहीं है, ये नहीं है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस के भी किया, स्टडी किया जो है। इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं, लेकिन होगा, सब है। देशी में ना होगा ना, कहीं जाएगा नहीं ना। अब मैं फिर कहूँगा कि उसका फाइंडिंग कीजिए। आप अब आप बोल रहे हैं ना कि अपोजिशन ये में कोई क्यों नहीं आवाज़ उठाता। आप सक्षम कहाँ हैं? आप कैसे उठाइएगा आवाज़? आपको ना टेक्नोलॉजी का पता है, प्लस आप अंदर से डरे हुए हैं, इसलिए कि आपके ऑलरेडी इसी टाइप के मामले में हाथ काले किए हुए हैं। कौन सा मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो पहले इसमें जो राजनीतिक इसमें कि जिसने कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट वे में और गलत वे में पैसा नहीं कमाया है? आप हमें बता दीजिए, नाम लिख के आइए। लेकिन चूंकि हमारी ज़रूरत नहीं है, हम कोई बहुत बड़े लीडर नहीं है, ना ही हम कोई पावरफुल मैन है, लेकिन कभी ऐसा मौका मिला तो मैं तो बात निकाल दूंगा जो है, अगर जो मेरी मालूमात है जो है। आपने कहा बाहर नहीं गया देश से पैसा। माल्या, नीरव मोदी, जौहरी लाखों रुपए लाखों करोड़ लेकर भाग गए। दे आर इन द रिकॉर्ड फॉर इंक्वायरी। इंक्वायरी में रिकॉर्ड में तो है ही जो है। मैं बार बार बोला कि करने वाला, जो उसको रोकने वाला जो पावर है या जिसको एतराज है, जो चाहता है रियली नेशनल इंटरेस्ट में, बोल्ड होकर के उनको वापस लेके आए। नहीं कैसे आएंगे वो जो है। मतलब कहना यह है, चाह रहे हैं कि भारत में विपक्ष मजबूत नहीं है और विपक्ष के हाथ खुद काले हैं, इसलिए विपक्ष खत्म है और असली विपक्ष किसान है। हाँ, असली विपक्ष किसान है। बोल्ड होके फेस किया ना उन्होंने। चाहे सरकार ने अपनी नीति के हिसाब से जितना भी दबाने की कोशिश की, जो बहुत गलत नहीं किया। ठीक है, सरकार के खिलाफ और सरकार ने एक्शन लिया, लेकिन आपने बोल्ड होके सक्षम से और कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज आपने नहीं वहां की है।
आप देखिए 700 में किसान ज़रूर मरे और बहुत लंबा चला, हमको ड्यूरेशन ठीक से नहीं याद है। आपने कोई मिसकंडक्ट सुना उनके ज़रिए, किसानों के ज़रिए? नहीं ना। कभी ये सुना कि पानी के बगैर या उसमें क्या खाने के बगैर वो लोग चले गए? नहीं ना। बड़े सिस्टमैटिक ढंग से उन्होंने उसको किया। सही बात है, भारत सरकार एक बहुत बड़ी सरकार है, तो उसका जो प्रोटेस्ट होना चाहिए उसी स्ट्रॉन्ग वे में उन्होंने किया, कामयाबी पाई। लेकिन किसानों की जो माँगें थी, वो माँग को और नहीं माना जा रहा अभी भी। जैसे कि एमएसपी वगैरह का मामला है, या फिर उनके जो 700 शहीद हुए हैं, उनका लिए स्मारक बनाने की बात चल रही है। इस पर भी सहमति नहीं है। इसे किस में देखते हैं आप? नहीं, आज नहीं तो कल होगा। उनकी डिमांड कोई बहुत गलत नहीं है। रही बात जो प्राइस की है, तो प्राइस तो नया इम्प्लीमेंट तो किया नहीं है मोदी सरकार ने। तो उनकी, इसका मतलब उनकी बात तो वहीं तक है रुकी हुई। और कुछ और भी बातें हैं जो मेरी जानकारी में, बट आई एम नॉट श्योर कि जो उस प्राइस पर जो रूल्स बना हुआ है, तो ये पुराना पंजाब था, उस पर उसके हिसाब से बना हुआ है। तो पुराना पंजाब तो अब रहा नहीं। ये मेरी कमज़ोर मालूमात भी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने कहीं ये बात पढ़ी थी जो। आप चाहें तो बात स्किप कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि 5 किसान के छाती पर थार बुलडोज़र थार गाड़ी चढ़ा दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। एक पत्रकार की भी हत्या कर दी गई, हमारी बिरादरी के। तो फिर भी उनके जो मंत्री हैं, गृह मंत्री, उन पर कुछ किसी तरह का टैनी पर आँच नहीं आया। इसे किस रूप में देखते हैं आप? नहीं, दोष तो दोष है, जुर्म तो जुर्म है। ठीक है, अभी पावर का ज़ूम है, तो पावर के ज़ूम में जब तक हो सकता है प्रोटेक्शन, लेकिन केस तो फाइल है, केस तो फाइल है, मुकदमा दर्ज है, घटना तो हुई, ये कभी भी हो सकती है। बच के तो नहीं जाना, मुजरिम तो मुजरिम है, उसको सज़ा मिलनी भी चाहिए। ठीक है, अभी शेल्टर है, जो मशीनरीज़ है जो गवर्नमेंट की जो, अभी सब उनके हाथ में। आप इसको जहाँ रखिएगा वैसे यूज़ होगा। जब दूसरा कोई आएगा, मजबूत आएगा, विपक्ष मजबूत होकर के सरकार में आए या कोई भी आए, उस पर एक्शन होगा, वो तो बचेंगे नहीं, बचना भी नहीं चाहिए। दोषी तो दोषी है। एक व्यक्ति थे देश में, जिन्होंने देखा कि लोगों के पास कपड़े नहीं हैं। वो सूट-बूट पहन कर के आए थे। लोगों को देखा कपड़े नहीं हैं, तो वो नग्न हो गए और धोती लपेटने लगे, गांधी कहलाए। एक दूसरे व्यक्ति जो खुद को भिखारी बोलते हैं और आज लाखों रुपए का सूट-बूट पहनते घूमते हैं। ये किस रूप में देखते हैं इसको? राजनीति है, यहाँ की जनता उसी में मुग्ध होकर के खुश है, तो क्या कीजिएगा बोलिए। एक तरीके का मजाक है, पॉलिटिकल जोक है जो है। उस पॉलिटिकल जोक से आप, जनता जब खुश होकर वोट दे रही है उस पॉलिटिकल जोक पे, तो उसको वो भी फायदा उठा रहा है। मतलब जनता का राजनीति चेतना बहुत निम्न है। हाँ, बिल्कुल, हम भी यही कहेंगे जो, वरना इतना बड़ा देश जहाँ इतनी बड़ी आबादी, तो फुल फ्लेज पावर में होना चाहिए जो। आज जो फ़लस्तीन और हमास और इसके जो वार हो रहा है, इंडिया शुड कम फॉरवर्ड। भारत इतना बड़ा देश है और इसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है जो पूरे वर्ल्ड में। उसको मैं रिलीजन वाइज अगर करता हूँ तो हिंदुइज्म जो है, माने ये इन 3 रिलीजन के बाद हिंदुइज्म इज द मोस्ट एंशिएंट रिलीजन। आज हमास या फ़लस्तीन या ये जो यूरोपियन वर्सेस एशियन वार हो रहा है, इंडिया कुड लीड ए रोल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिस कॉन्फ्लिक्ट। एक बहुत बड़ी महान शक्ति जिसको बोली जो है विश्व गुरु का जो ये कर रहे हैं, इसमें ये रोल अदा कर सकते हैं जो है। लेकिन इनके पास कोई ऐसा एडवाइजर नहीं है कि कौन सा स्टेप। एक हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, जिसके जज घूस लेकर के हो या आपको डर दिखा करके हो या उसको राज्यसभा सदस्यता दे करके हो, उसको खरीद लिया जाता है। अपने मनमर्जी के हिसाब से उनसे निकलवा लिया जाता है आदेश। एक पड़ोसी मुल्क हमारा है पाकिस्तान, जो हमारा है कल तक भाई था, आज भी भाई ही है। वहाँ के एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जब उनके खिलाफ गवर्नमेंट ने कदम उठाया, तो गवर्नमेंट से भिड़ गई और पूरे देश को एकजुट करके जो संघर्ष का ऐलान कर दिया। इतना अंतर क्यों है? अपनी अपनी समझ की बात है। यहाँ तो चूँकि मैं बता रहा हूँ कि भारत देश में लोग बहुत ही सहनशीलता का आदी हैं, सहनशीलता के आदी हैं और पावर का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सिर्फ एक पावर गेम में होकर के एक दूसरे में एडजस्टमेंट किया या एक सम्मान किया, किसी ने ऐसा कहा तो ऐसा कर दिया। दैट्स ऑल। कई सारे पेपर आए हैं, पनामा पेपर भी उसमें एक है। भारत में एक पत्ता तक नहीं हिला, पाकिस्तान में सरकार बदल गई। इसे किस में देखते हैं आप?
किस संबंध में, जैसा कि आपने पनामा पेपर एक ऐसा, यस यस यस, हाँ हाँ, नवाज शरीफ जो ऑस्टेट किए गए जो, यस यस, ये बात सुनो है। यहाँ सरकार बदल हाँ, गई। हमने एक बात कहा ना कि आप नियत में पुख्ता इरादा करके काम कीजिए ना आप। जो आप इतने सारे बातों को आपने पिछली बार में पूछा कि यहाँ ऐसे घटना घट गई, क्यों नहीं कोई सामने आ रहा है, या किसान के अगेंस्ट क्या नहीं आ रहा, या जो 5 आदमी को गाड़ी से जो उसने कुचल करके मार दिया, क्यों नहीं हुआ। आप पक्का पुख्ता इरादा, मजबूत इरादा करके कानून के साथ चलिए ना आप। आपको विजेता मिलेगी जो है, आपको जीत मिलेगी, आपको फतह मिलेगी, लेकिन आपका इंटरेस्ट बहुत फेयर होना चाहिए जो है। आपके सारे सवालों का जवाब एक ही होता है, विपक्ष मजबूत नहीं है, या विपक्ष के हाथ दागदार खुद ही है, जिस कारण कि वो सवाल उठा नहीं पाती है और दब जाती है। खैर, मैं आपसे चलता हूं अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स पर एक बार फिर। इजराइल हमास के बीच संघर्ष चल रहा है, अंत कैसे होगा? अंत खैर होगा, बीच में मीडिएट करने वाला हमें तो अभी तक कोई सूटेबल आदमी नहीं मिल रहा, सूटेबल कंट्री नहीं मिल रही आदमी अल का। कतर कर रही है, हाँ? अल कतर कर रही है। अल कतर कोई बहुत ज्यादा नहीं एक्टिव हो पाएगी, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट कर रही है वो जो, लेकिन किस पॉलिसी मैटर पे जहां पर आके खड़ा हुआ कि दोनों में सेटलमेंट हो जाए। लॉस तो फिलिस्तीनियंस का बहुत सारा हुआ, मैं हमास को तो नहीं बोलूंगा। लॉस तो 70 साल से हुआ, क्या 70 साल के लॉसेस को कंपनसेट कर देंगे ये? हमारे हिसाब से जो सेटलमेंट के लिए अगर मुझे जैसा आदमी हो, तो मैं तो ये पॉइंट रखूंगा कि 70 साल के लॉसेस को कवर कीजिए आप, और अदरवाइज द बेस्ट कोर्स के जो प्रीवियस यूएनओ का जो एक रेजोल्यूशन हुआ आया था, जो 3 पार्ट में इसराइल को किया गया था, हाफ फलस्तीन, हाफ इसराइल, और थोड़ा सा पोर्शन जो जेरूसलम का था, वो एक इंटरनेशनल पॉइंट था जो, या तो उस पर आ जाए। मतलब आप चाहते हैं कि ये सेटलमेंट तभी होगा जब 45 या 48 में जो बना था, सीमा रेखा दी गई थी, वहां तक लोग आ जाए तो हो जाएगा। ये एक सेकेंडरी है। फर्स्ट तो ये होना चाहिए कि पूरे इसराइल फलस्तीन ले ले जाए, पूरे इसराइल को फलस्तीन पहले ले ले जाए। ये मैं कह रहा हूं, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, लेकिन बेस्ट कोर्स सेटलमेंट, उसके बाद फिर से बैठ कर ये एक नई नीति बनाई जाए मिल मिलाकर का, उसमें उसमें अमेरिका को दूर रखा जाए और इंग्लैंड को दूर रखा जाए। ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए जो। इसकी एक वजह है, जब आप जाइएगा डिटेल्स में, जो एग्रीमेंट्स हैं जो है, जिसके बुनियाद पर जो इन लोगों को सेटलमेंट किया गया था, टेम्प्रोरी, इसलिए कि वो अब अथॉरिटी तो वर्ल्ड में रही नहीं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो रही नहीं। इसका मतलब है कि वो इंटायर उस पोर्शन को डिलीट करना होगा। अभी जिस तरह से घटनाएं घट रही है और जिस तरह से रिपोर्टें आ रही है, हमास की तरफ से रिपोर्ट बहुत कम आ रही है, जो सोशल मीडिया थ्रू आ रहा है वही आ रहा है। मुख्य मीडिया जो है, जो भारत की मीडिया है, वो तो मुख्यतः पश्चिमी मीडिया से चलती है, जिसका कि कोई सिर पैर नहीं होता है, वो बेतुका प्रोपेगेंडा अधिक करती है। आज 42-43 दिन हो गया है इस युद्ध को, जो कि आधे घंटे में समाप्त होने वाले थे, और लगातार हमास भी हमला कर रहा है, लगातार इजराइल के नए नए शहरों पर अटैक कर रहे हैं। तो इस तरह से चलती चीज रही है, अगर क्या विश्व युद्ध का संभावना दिख रही है आपको इसमें? नहीं, अगर लॉन्गर कर गया तो ये चाइना रशिया जो दो सुपर पावर जितने भी हैं, खास के एशियन जोन के, हो सकता है इसको लॉन्गर करें तो बाकी चीज फैलती रह जाए, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज चाहती नहीं है कि विश्व युद्ध हो। मतलब मीडिया का प्रोपेगेंडा फेक है, ऐसा कोई वजूद नहीं है। हाँ, वजूद नहीं है, वो चाहती नहीं है, आम जनता मरेगी, और खास के एशियन कंट्रीज में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो चाहेगी कि जो विश्व युद्ध हो, इसलिए कि शांति प्रिय है कंपेरिजन टू द यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्री में दो चार कंट्री हावी हैं, आपके जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका, ये लोग अपना बिजनेस चाहते हैं। देखिए पूरे आर्म्स का स्टॉक खाली हो गया, वहाँ आर्म्स की जितनी फैक्ट्री चालू हो गई जो है तेजी से जो है। छोटी सी बात अभी जो हमारे न्यूज़ के जरिए इंफॉर्मेशन आई है जो है, आइए अमेरिका तो किसी का होने वाला नहीं है जो है, मान के चलें आप जो है। अमेरिका किसी का होने वाला नहीं है, और ये कहना है इंजीनियर मोहम्मद अफजल का। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों को बहुत नज़दीक से देखा है, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में इन्होंने भाग लिया है, रहा है। अरब मुल्क में भी काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने वक्त बिताया है, चीज़ों को समझा है, और एक राजनीतिक पॉलिटिशियन के तौर पर भी चीज़ों को उन्होंने देखा है। इन्होंने सारे सवाल को जवाब दिए अपने तरीके से। इनका मुख्य कहना भारत के अंदरूनी सवाल पर कहना स्पष्ट तौर पर है कि विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष के हाथ दागदार हैं। ऐसे दागदार हाथ वाले लोग सत्ता पर हावी नहीं हुआ करते। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। हमारा न्यूज़ आपको अच्छा लगे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।